डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बनाने का ख्याल कैसे आया? आई वाज अ रिसेप्शनिस्ट इन स्पेशल स्कूल। ये देखा कि स्पेशल बच्चा भी कुछ होता है, मेंटल एज भी कोई चीज़ होती है, ऑटिज्म भी कोई चीज़ होती है। मुझे एक बहुत बड़ा गैप नजर आया हमारी मार्केट के अंदर, कोई भी नहीं काम कर रहा है इसके अंदर। तो ये कहाँ, चाइना से आते हैं? चाइना से आ रहा है, यूएस से आ रहा है। लोग समझते होंगे कि शायद अगर मैंने शार्क टैंक में बता दिया कि मैंने 4 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया तो मैंने बहुत कमा लिया। अगर मैं 10% घर लेके जा रहा हूँ तो मैंने साल के अंदर अगर 4 मिलियन कमाया तो उसको कोई अर्निंग तो नहीं कहता। अगर वो 4 साल तक नहीं बोल रहा तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो खुद बोलेगा? बच्चा 1.5 साल में बोलना शुरू करता है, आप 4 साल से अपने बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपके घर में बहुत बच्चे हैं। यार नहीं करते ना पैदा, खासकर लड़कों में एचडी ज्यादा पाया जाता है, आपको पता? लड़कों में ऑटिज्म ज्यादा पाया जाता है। इसका क्या मतलब है? आप एक जनरेशन बर्बाद कर रहे हो। यार नहीं पढ़ो डिग्री के पीछे, वो नहीं कर सकता आप डिग्री, आप उसको खाना खाना तो सिखा दो। लियारी में थे आप? जी हाँ, अगर आपके एड्रेस पे लियारी लिखा हुआ है तो आपको बाहर शहर में नौकरी तक नहीं मिलती थी। ईदी साहब से मिले आप? ईदी साहब से मिले। पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात हम उनके साथ भीख मिशन पे गए थे जब वो मुझे नहीं जानते थे। मुझे टाइटल भी मिला था, वाज द यंगेस्ट रेस्क्यूअर ऑफ कराची इन 2010। जब हम कभी एक्सीडेंट पे जख्मी उठाने लेट पहुंचते थे तो आवाम मारती थी, आप लेट आए आपकी वजह से मर गया। हाउ कैन वी सपोर्ट यू? आप जो इक्विपमेंट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। शार्क टैंक जाने का मकसद भी यही था कि आई नीड टू एक्सपैंड नाउ। मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिस एक प्लेटफॉर्म पे बच्चे को, वालिदैन को और थेरेपिस्ट को, तीनों को अपनी मर्जी की चीज मिले। एक और मजे की चीज, लोग मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हारा तो बच्चा स्पेशल नहीं है, तुम इतना काम क्यों करते हो? अल्लाह ताला ने मुझे हजारों नहीं लाखों बच्चे दिए हैं जो स्पेशल है, जिनके लिए मैंने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ फ्यूचर फॉर यू। मेरे पास आज जो शख्सियत है, जब मैंने उनको शार्क टैंक पे देखा तो सच्ची बात है कि एक तो सोते में से मैं जाग गई, मेरी आंख में आंसू आए, मेरे दिल में कुछ हुआ एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड। आज ये कहानी हम आपको एज एन इंस्पिरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आज इनकी कहानी सुन के शायद मुझे और आप सबको भी हिम्मत हो कि हम ज़िंदगी में वाकई कुछ डिफरेंस कर सकें अपने आसपास की सराउंडिंग्स में। शहरोज़ समेजा को लोग इक्विपमेंट वाला भी कहते हैं, सेंसरी डिज़ाइनर भी कहते हैं। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इक्विपमेंट बनाते हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। और उनकी कहानी, उनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। 16 साल की उम्र में उनका जर्नी ये स्टार्ट हुआ था। ईदी साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है और ना सिर्फ ये कि वो जो काम अभी कर रहे हैं बल्कि उनका पूरा जो सफ़र है वो एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है आज के यंग लड़के लड़कियों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और जो बात मैं आई थिंक काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, हमें हीरोज़ ढूंढने के लिए और अपने लिए रोल मॉडल्स ढूंढने के लिए अपने मुल्क से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास बहुत से रोल मॉडल्स और हीरोज़ हैं। तो आज शहरोज़ समेजा की कहानी में भी शायद हम एक रोल मॉडल और एक इंस्पिरेशन नज़र आए। तो मिलते हैं शहरोज़ से, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी इंट्रो लंबा हो गया, बट मैं बहुत जज्बात में थी। मुझे ना बहुत हो रहा था कि मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि हम ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। और उसमें मेरा एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि ना सिर्फ ये कि आपकी स्टोरी को हाईलाइट किया जाए, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म हो गया है कि हमारे यहाँ जो यूथ है ना, उसको डायरेक्शन नहीं है, उसके पास वो लोग नहीं है जिसको देख के जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं वो। तो आज आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहती थी कि वो कनेक्शन बन सके। थैंक यू। तो ये बताएं, 16 साल की उम्र में आपने ये जर्नी स्टार्ट किया, क्या थोड़ा सा हमें स्टार्ट कीजिए। कहाँ से बिलोंग, लियारी में थे आप? जी हाँ, मैं कराची के उस इलाके में पैदा हुआ जिस इलाके को एक तवील अरसे तक ये शहर भी एक्सेप्ट नहीं करता था। क्योंकि अगर आपके एड्रेस पे लियारी लिखा हुआ है तो आपको बाहर शहर में नौकरी तक नहीं मिलती थी। सीरियसली? ऑनेस्टली लोग आपको बहुत हकीर निगाहों से देखते थे और कई जगह रिजेक्शन भी हुई। हालांकि आता सब कुछ था, छोटी सी उम्र में भी सब कुछ आता था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं 2-3 जगह पर, और कुछ नहीं कि मैं कहीं हम किसी बैंक में चाय वाला ही लग जाए, किसी बैंक में क्लर्क ही लग जाए, तो उसके लिए भी मैं जब जाता था तो एक तो हमारी पर्सनालिटी उस तरीके की नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ ग्रूमिंग तो होती नहीं, उस टाइम पे नहीं थी। तो ग्रूमिंग नहीं थी बिल्कुल भी। हमें नहीं पता था कि बाहर लोग किस तरीके से बात करते हैं, क्या करते हैं। तो बाहर निकलना शुरू किया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया हमारे गेटअप का, बहुत मजाक उड़ाया हमारी पर्सनालिटी का, बहुत मजाक उड़ाया लैंग्वेज का, टोन का। और ये सारी चीज़ें थी जो मैं अपने पास लिखता रहा कि क्या क्या ठीक करना है मैंने। मैं कभी उस पर गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उसको अपनी इस्लाह समझी और मैंने वो पॉइंटर्स लेना शुरू किए कि कौन कौन सी चीज़ पे मैंने काम करना है। और ये आज तक भी कर रहा हूँ। आज शायद मैं यहाँ से कुछ चीज़ें सीख के जाऊँ कि मैंने अगले कुछ महीनों में इन चीज़ों पे काम करना है। सो ये मेरी शुरू से एक आदत रही कि आज ये गलती हुई है, अब ये नहीं करेंगे। आज किसी ने ये पॉइंट आउट किया है, कोशिश करेंगे कि नहीं हो, इंसान है,
रिपीट हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ना हो। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर एक वक्त था कि हालात ऐसे हो गए थे कि अगर आपके पास लियारी का एड्रेस है तो आप असीज़ाबाद नहीं जा सकते हैं, आप 90 नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही तासुब था हमारे शहर में। लेकिन उस शहर के अंदर भी मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि चाहे किसी की लाश असीज़ाबाद में पड़ी हो तो भी हमने उठानी थी, चाहे किसी की लाश लियारी में पड़ी हो तो भी हमने उठानी ये थी। तब की बात है जब आप ईदी एम्बुलेंस के साथ काम कर रहे थे, Yes, yes. ईदी साहब के अदारे के साथ जी काम हाँ। लेकिन उससे पहले आपके फादर का जो आपका स्टोरी है, जो कि उन्होंने आपको घर से निकाल दिया था, मुझे थोड़ा सा ही पता है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? बेसिकली उन्होंने घर से कोई धक्के धक्के तो नहीं निकाला था, लेकिन हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। अच्छा। हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे क्योंकि एक मेंटल ब्रिज आ गया था हमारे बीच में। उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। और जवान खून है, लियारी के अंदर आपने बहुत सारे वाक़ये सुने होंगे कि लोगों ने अपने वालिद के साथ ये कर दिया, अपने वालिद के साथ वो कर दिया, आपने बड़े कहानियाँ सुनी होंगी लियारी की। तो मैं और मेरे वालिद एक म्यूचुअल पॉइंट पर बैठे और हमने ये डिसाइड किया कि बाबा मुझसे ना यहाँ रहा नहीं जाता, ओके। मेरा दम घुटता है इस इलाके में, इस माहौल में, इन चीज़ों के साथ ना मेरा दम घुटता है, तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तो उन्होंने बोला फिर क्या करना है। खैर तो उस वक्त शादी से पहले तो ईदी की जॉब थी मेरे पास, तो मैं 3-3 4-4 दिन बाद घर जाता था। मैं घर को मैंने गेस्ट हाउस ही रखा हुआ था कि मैं सोने के लिए जाता था और वापस उठ जाता था। तो मेरे वालिद से मुलाकात भी बहुत कम होती थी। और क्योंकि हम जिस माइंडसेट से बड़े हुए थे उसमें सिर्फ यही था कि अब बड़ा हो गया, अब इसको काम पे लगाओ और वहाँ से दिहाड़ी लेकर आओ और घर पे दो, दैट्स इट। और कोई ट्रेंड नहीं था, क्योंकि मेरे फादर भी एजुकेशन नहीं ले सके थे। ख़ानदान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन से दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बस वो एक माइंडसेट था जिसको तोड़ना था मैंने। और एक और चीज़ जो है ना, वो बदकिस्मती से बोलनी पड़ती है कि कभी अगर कोई ख़ानदान से बाहर निकल जाता है ना तो वो दूसरे को पुश नहीं करता, ये भी हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। तो किसी ने कभी मौका नहीं दिया। तो फिर जब मैं बाहर निकला, दोस्तों के साथ बाहर निकलना शुरू हुआ, कॉलेज देखे, चीज़ें देखी, तो मुझे ना एक एक्सपोजर मिला। और एक्सपोजर के बाद जब मैं डिफेंस की गलियों से घूम के मैं जब लियारी जाता था तो मुझे घुटन होती थी। और अक्सर मैं अपने पापा से ये बात करता था कि मैं यहाँ शायद नहीं रह पाऊँगा, मुझसे इस माइंडसेट के साथ नहीं रहा जा रहा। और कोई इशू नहीं था, घर है, सबका होता है, उस माइंडसेट के साथ मैं मैच नहीं कर रहा था। इवन दो कि अपने बाबा के साथ, मामा के साथ भी मैच नहीं कर रहा था। वो कहीं और सोचते थे, मैं कहीं और सोचता था। तो खैर अल्टीमेट फिर ईदी की जर्नी जब शुरू हुई तो मुझे एस्केप मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो एस्केप ऐसा मिला कि मैं 4-4 5-5 दिन घर नहीं आता था। फिर पाकिस्तान घूमने का सिलसिला शुरू हुआ तो हम एक हफ्ता 10-10 दिन घर से बाहर रहते थे। तो वो चीज़ें उस ट्रैक पे चलती रही। तो अम्मा अब्बा से जब आपकी नहीं बन रही थी तो फिर आपने कहा मैं घर छोड़ रहा हूँ, आप निकल गए? हाँ, वो लेकिन उधर ही थे? नहीं, उधर ही था, लेकिन वो घर इस तरह छोड़ा कि मैं जॉब पे 3-3 4-4 दिन गुजारने ठीक लगा। है, लेकिन जॉब उस वक्त तो आप पढ़ रहे थे, 16 साल की उम्र थी ना आपकी उस वक्त? जी हाँ। तो आप पढ़ रहे थे, राइट? जी। और कहाँ पढ़ रहे थे? मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मेरा साथ आपने जॉब साथ मैंने जॉब कर ली। इवन तो दो ये जॉब जो थी आपको ईदी में मिली? यस। आप ढूंढ रहे थे, बाय चांस हुई है क्या? मैं मतलब यू वर थिंकिंग कि मैं जॉब कर लूं? यस, यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, जिसके लिए मैं गया भी। आए चंडीगढ़ रोड पे बहुत सारे बैंक्स हैं, सीवी में तो कुछ था नहीं, लेकिन मैंने गया वर्बली, जहाँ से बहुत सारे रिजेक्शन हुए। और बड़ा यही थक हार के जब मैं ईदी आई चंडीगढ़ रोड पे, जो मैं आपको कह रहा था मेरी फेवरेट जगह है, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई है। मैंने जब वो पेपर देखा कि उर्दू लिखने पढ़ने वाले लड़कों की ज़रूरत है, दैट्स इट, उनकी और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इससे ज़्यादा। जब मैं गया और मैंने उनको बताया मुझे कंप्यूटर भी आता है, मुझे टाइपिंग भी आती है, मैं बात भी कर लेता हूँ, मुझे ग्राफिक्स भी आता है, मैं ऑफिस भी आता है, मैं आपके सारे काम कर सकता हूँ, जस्ट अलाउ मी। तो फिर उन्होंने कहा क्यों करनी है जॉब? मैंने कहा मैंने अपनी कॉलेज की फ़ीस देनी है। तो लेकिन ईदी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि कोई और चीज़ नहीं मिल रही थी, क्योंकि ईदी पे भी ज़्यादा पैसे, जब मैं सुन भी रही थी आपकी कहानी तो मुझे हो रहा था ईदी पे पैसे तो ज़्यादा नहीं मिल रहे होंगे आपको, बट आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था मेरे और पास। देखिए वही चीज़ कि कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अल्लाह ने वो दरवाजे बंद किए, Yes. तो वहाँ से आपको उस रास्ते पे ले जाना था जो अल्लाह ने चूज़ किया हुआ था। और मैं एम्बुलेंस के अंदर अपने कॉमर्स के नोट्स रखता था और मैं एम्बुलेंस में बैठ के उन नोट्स की स्टडी करता था। जैसे कोई इमरजेंसी कॉल आती थी, शहरों फलां जगह पहुंचो, तो वो नोट्स बंद होते थे और हम एम्बुलेंस में चले जाते थे। तो मैंने अपना बैचलर्स 4 साल 2008 से 2012 ईदी के साथ रहते हुए किया। रात में फैसिलिटी खुद देखते थे मुझे कि मैं टेबल पे नोट्स लेके अपनी अकाउंटिंग सीख रहा होता था। और लिटरली मैंने अकाउंटिंग जो है ना वहाँ फिजिकली सीखी, क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ डोनेशन काउंटर्स हैं। तो वहाँ के जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने मुझे वो सिखा दिया जो मेरा कॉलेज नहीं सिखा पा रहा था, कि यार ये लेजर इस तरह बनता है, ये अकाउंट इस तरह बनता है, ये बुक्स क्लोज इस तरह होती हैं। मैंने अकाउंटिंग को फिजिकली सीखा और वो तमाम चीज़ें वहाँ से सीखते सीखते, और यूँ समझें कि मुझे टाइटल भी मिला था, वो यंगेस्ट रेस्क्यूअर ऑफ कराची इन 2010। कितने साल काम किया आपने वहाँ? मैंने 4 साल काम किया। 4 साल। ईदी साहब से मिले आप? ईदी साहब से मिला। कब पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात हम उनके साथ भीख मिशन पे गए थे, जब वो मुझे नहीं जानते थे। मेरा पहली दफ़ा तारुफ हुआ। वो इत्तेफाक की बात है, ईदी साहब ख्वाब देखते थे रात को और सुबह उठते थे और वो कहते थे चलो। उनका ये था, उनका कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं होता था। वो नींद से उठते थे 6 बजे और वो फ़ोन करते थे, प्रेस रिलीज चला दो, आज मैं भीख मिशन पे जाऊँगा।
ओके। सो जो पहली बार मैं उनसे मिला था तो उनके भीख मिशन पे मैं गया था, उनकी एम्बुलेंस के पीछे बैठकर, कुछ और भी लोग थे, मैं भी उनके साथ आप बैठा। पीछे बैठे हुए थे बिल्कुल? हम पीछे बैठे हुए थे। ओके। ईदी साहब तो खैर उस उम्र में भी उनकी याददाश्त इतनी नहीं थी, वो लोगों को नहीं जानते थे इतना ज़्यादा। हम पीछे बैठे हुए थे, ईदी साहब ने वो दरी बिछाई, वो वहाँ बैठ गए और हमारा काम था जो डोनेशन आ रही है उसको एम्बुलेंस में बैठ के ऑर्गेनाइज करना। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने पैसे भी देखे और ज़िंदगी में पहली बार ईदी साहब के साथ भी बैठे, तो वो एक अमेजिंग जर्नी थी। और फिर मैं ये सोच रहा था कि ये कैसा काम है, क्या मतलब कैसा काम है? कि आप बैठे हुए और लोग पैसे दे रहे हैं। अच्छा, ओके। ठीक है ना, आप बैठे हुए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमने तो बड़ा सुना था कि मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है तब जाके पैसा, आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ जाके बैठे हैं। आपके बैठने के बाद आपके असिस्टेंट ने प्रेस रिलीज चला दी अखबारों में, ठीक है, 4 मीडिया वालों को फ़ोन कर दिया कि भाई ईदी साहब नुमाइश पे भीख मिशन के लिए बैठ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, सूटकेस देके जा रहे हैं, कोई आ रहा है बोरी देके जा रहा है। और जब हम वो एक इंस्पायरिंग मोमेंट होगा ना, आपके दिल को कुछ हो रहा होगा। मतलब वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था ना कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ, इन लोगों को कौन बता रहा है, इन लोगों को किसने बोला है कितने पैसे देके आओ, क्योंकि उस वक्त कैसे दे रहे हैं, इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है। और 2009 में 2010 में 4 करोड़ जमा कर लेना 4 घंटे में, 5 करोड़ जमा कर लेना, ये कोई आम बात तो नहीं थी। तो फिर वो क्यूरियोसिटी प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। यस, तो मैंने वो क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि यार कुछ तो है, देयर इज समथिंग फ्रॉम द नेचर, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। तो आपको लगता है ये जो आपने टाइम गुजारा ईदी साहब के साथ, उसने आपके अंदर ये एहसास जगाया जो आप आज कर रहे हैं? कैसे वहाँ से? क्योंकि क्या उससे पहले कभी ये था कि मैं उससे बढ़ के करूं जो मैं कर रहा हूँ? दुनिया देखी एम्बुलेंस में बैठ के, उससे पहले सिर्फ जलालत देखी। हमने ना अपने एरिया में बच्चों को मार खाते देखा, हमने अपने एरिया में औरतों को मार खाते हुए देखा, हमने उनको रोडों पे घसीटते हुए लोगों को देखा। और उस मार में से निकलकर कई बार, खैर हमारे भी इलाके में फड्डे फसाद तो होते रहते थे, तो कभी 10 लोग मार देते थे, कभी 20 लोग मार देते थे। इवन दो कि ईदी फाउंडेशन में भी बड़ी मार खाई है, उस पर मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। वो मारें देखी, और लेकिन अल्लाह ताला ने बस एक चीज़ जो है ना वो हिट करते रहे कि नहीं, इसके खिलाफ बात करनी है, जब भी बात करनी है इसके खिलाफ बात करनी है। और फिर अल्लाह ताला ने बेटियां देके और ज़्यादा मुलायम भी कर दिया है बेसिकली। तो वो सिस्टम चलता रहा। फिर जब मैं ईदी में आया तो ईदी में भी हमने बड़ी मारें खाई हैं। मेरे जो इंचार्ज थे, वो ऑल पाकिस्तान इंचार्ज थे, वो मुझे बहुत मारते थे। क्यों? आउट ऑफ द लव। एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो वही बात है, जिसने बचपन में अब्यूज़ देखा है उसका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका भी डिफरेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि आज के बच्चों के कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख खींच के चला जाता है, अरे ये कैसे प्यार कर रहे हो, ये तो अब्यूज़ हो गया। लेकिन हमारे जो उस्ताद थे ना, वो मैं बहुत मारते थे। मतलब रोड पे आते साथ ही पहले वो थप्पड़ रसीद करते थे, बाद उसके बाद करते थे। लेकिन हमने कभी उनके सामने उफ नहीं की, हमने बहुत मारे खाई। और जब हम कभी एक्सीडेंट पे ज़ख्मी उठाने लेट पहुँचते थे तो आवाम मारती थी। आवाम मारती थी? आवाम ने बहुत मारा कि तुम ईदी के एम्बुलेंस के लोगों को मारती थी। बहुत मार खाई हमने, क्योंकि आप लेट आए, आपकी वजह से मर गया। हम भी तो इंसान है ना। रात के 2 बजे अगर एक्सीडेंट हो रहा है और मैं नींद से उठ के एम्बुलेंस चला के वहाँ पहुँच रहा हूँ, और अगर मैं 1-2 सेकंड लेट हो जाता हूँ और वो बंदा एक्सपायर हो जाता है वहाँ पर, तो उस पर मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो हम एम्बुलेंस से भी नहीं निकलने देते थे, हमने बहुत मारे खाई। उसके बाद फिर लियारी में जब हालात ख़राब हुए थे 2010 के बाद, जब फसाद चल रहा था, तो उस वक्त गैंगवार होते थे, वो हमारी गाड़ियों पे हमला करते थे। हमने अपनी जानें किस तरह बचाई वो हमें पता है। तो ये सिलसिला अपने आप को बचाने वाला, मार खाने वाला, ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और इसको चलाते चलाते, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ सीखता था कि इसके मार के पीछे लर्निंग क्या है। और हमारे उस्ताद कहते थे बेटा, और एक टिपिकल उस्तादों वाला सीन होता है कि मार नहीं खाएगा तो शागिर्द कैसे बनेगा। तो हम उस उस्तादों में से निकले। शेरोज़, वो लड़के जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, यस, जो शायद लियारी में है या कराची या पाकिस्तान के किसी भी एरिया में है, और वो अब्यूज़ भी देख रहे हैं और वो ख़ुद भी दूसरों को मारते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई लेकिन बाय चांस उन्होंने मेरी और आपकी ये वीडियो देख ली है, आप क्या कहेंगे उनको? क्या कुछ ऐसा बोल सकते हैं उनको जज्बा दिलाने के लिए, होश में लाने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ माधाड़ में ना ज़ाया करें, बल्कि चाहे मजदूरी करें, चाहे किसी के पास असिस्टेंट काम करें, बट ज़िंदगी बना लें? क्योंकि आप भी तो आज पहुँचे ना लियारी में, कहाँ ईदी एम्बुलेंस चलाते चलाते आज आपका माशाल्लाह से अपना खुद बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात बताने से पहले ना मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा जिसको लोग अक्सर मिस करते हैं। 100 के मजमूए में से ना कोई 2 लोग निकलते हैं जो कुछ कर सकता है। ईदी साहब ही सिखाते थे कि बेटा मरीजों को ना सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन मत लगाओ, जिसको इलाज करवाना है उसका इलाज करो। तो आज भी ना वहाँ पर लोग ऐसे हैं जो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, जैसी भी गुजर रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना किसी भी चीज़ से, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है कि यार सुबह काम पे जाते हैं, शाम में वापस आते हैं, खाना खाते हैं, होटल पे बैठते हैं, दिन खत्म हो जाता है, दैट्स इट। जिनको करना होता है ना वो कहीं से भी निकल जाता है, ये मेरा बिलीव है। सही बात है। और ये मेरे उस्तादों ने सिखाया, बोला देख ईदी के अंदर
5,000 और लोग भी तो हैं, वो इतना क्यों नहीं पूछते सवाल हमसे जितना तू पूछता है। तो ये उनसे बात समझ में आई कि जिसने करना होता है ना वो कर जाता है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो बेचारे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट से मुराद कि वो कहते हैं यार हमें किसी ने साथ नहीं दिया, हमारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, हमें किसी ने पुश नहीं किया, तो भाई कोई नहीं करता। जो करना है आपने करना है, बैठ जाओ, गलती करोगे कोई बात नहीं, गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा अगर उस ज़ात पे ईमान है ना कि वो देता है, कोशिश करने वालों को वो सिला देता है, तो यकीन जानो वो वहाँ से देगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। और मेरा ये बिलीव है, मैंने आज तक इससे पहले शार्क टैंक से पहले अपने बिजनेस की कभी मार्केट नहीं की है मैंने। मेरा गुमान था कि तू मेहनत इतनी खामोशी से कर कि उससे लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो, एक वक्त आएगा जब तुझे तेरा सिला मिलेगा। और मेरा अल्लाह, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं सुबह उठता हूँ मुझे सवाद से कॉल आ गया, मैं सुबह उठता हूँ मुझे गिलगित से कॉल आ गया। उनको उनके दिमाग में किसने डाला कि आपने एक स्पेशल स्कूल बनाना, फिर जब उन्होंने गूगल किया तो उनको मैं मिल गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मेरी बस एक ही चीज़ है, मैं आ रहा हूँ, दैट्स इट। मैंने ना नहीं सीखा। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपको ये आइडिया कैसे आया? देखिए ये आइडिया तो नहीं हम थोड़ा सा, ताकि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं उनको आपकी कहानी पता चले कि आपको डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बनाने का ख्याल कैसे आया? सो आई वाज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ स्पेशल स्कूल। ठीक है, वहाँ पर वो रिसेप्शन की नौकरी भी मुझे ऐसी मिली कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कड़की चल रही थी मेरे पे, और मतलब लिटरली बहुत बुरा हाल था। और वो एक नौकरी मिली मुझे बड़े नॉमिनल से पैसों में, जिसमें मेरी बेगम भी मेरे साथ जॉब करती थी। वो करिकुलम साइड देख रही थी और मैं रिसेप्शन देख रहा था। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन 2016 जब मैंने ये देखा कि स्पेशल बच्चा भी कुछ होता है। उससे पहले हम समझते थे कि सिर्फ पागल होता है और सही होता है, दैट्स इट, बीच का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उस स्पेशल स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि मेंटल एज भी कोई चीज़ होती है, मुझे पता चला कि ये ऑटिज़म भी कोई चीज़ होती है, मुझे पता चला कि इन बच्चों के अंदर तो बड़ी कैटेगरीज है जो इससे पहले मुझे पता ही नहीं थी। साइकोलॉजी और साइकेट्रिक के अंदर का डिफरेंस तक नहीं पता था कि इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस होता है, लोगों को आज भी नहीं पता। तो वो जब डिफरेंस मुझे समझने लगा, देन अगेन वही वाली बात कि सीखने की बड़ी चाहत थी, तो मैंने उन चीज़ों को सीखना शुरू किया। और उन इदारे में जब एक दफ़ा ट्रेनिंग हुई, मैं उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये सारी चीज़ें भी होती हैं और ये तो मुझे पता है, लेकिन इनके नाम मुझे नहीं पता था बेसिकली ये होता क्या है। क्या आपने नॉर्मल चलते हुए बच्चे को कोई स्टडी करवा दी, आपने इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज कर दिया। तो हम शुरू से क्रिएटिव तो थे ही कि चीज़ों को ठीक करते रहते थे, एम्बुलेंस के अंदर भी कोई मसला आता था तो ठीक कर लेते थे, लेकिन उनके नाम नहीं पता था। तो उसको प्रोफेशनल पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये वो फील्ड है जो पाकिस्तान में आएगी, आई नहीं है अभी तक। इट विल टेक टाइम, 4 से 5 साल और लगेंगे इसको लोगों को समझने में। और वहाँ जो डायरेक्टर्स बैठे हुए थे वो भी यही बात करते थे कि 2024-25 में इसका बूम आएगा, और ये कैसे होगा, इक्विपमेंट का, इंक्लूसिव सोसाइटी का, इंक्लूसिव एजुकेशन पे लोग इसके बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी। और वहाँ बैठ के मैं सिर्फ यही नोट्स ले रहा था कि मतलब ये होगा कैसे, उसके लिए भी तो लोग चाहिए होंगे ना, तो ये कौन करेगा, क्या यही लोग करेंगे या कोई और लोग होंगे, या हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बट इंस्टीट्यूट्स में पुश सिस्टम आज भी मौजूद है। तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मैं उन चीज़ों में लग गया। खैर जब इक्विपमेंट की बारी आई तो वहाँ कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे, उन्होंने हमें कुछ लिस्टें दी, क्योंकि परचेजिंग मैं करता था। तो कुछ लिस्टों में कुछ 100 आइटम था जो मिल गया, और कुछ आइटम था जो नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा यार इसको हम खुद बनाते। बोला कैसे बनाएंगे, मैंने कहा जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे लिस्टें दी, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, और करते कराते 6-8 महीने के अंदर मुझे वो चीज़ें समझ में आना शुरू। जब समझ में आना शुरू हुई तो मैंने वहाँ बनाया स्कूल का, हाँ मतलब कुछ कारपेंटर से बनवाया, कुछ खुद लगा रहा उनके साथ पूरा दिन। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप उसमें खुद कुछ कट कर रहे हैं। हाँ, मुझे सारे टूल्स चलाना आते हैं मुझे, आई कैन डू एनी, लकड़ी का सारा काम आता है, लोहे का सारा काम आता है, इलेक्ट्रिक का सारा काम आता है। तो ये सारा काम अपने हाथों से भी कर लेते हैं। इनिशियली तो मैं अकेला ही था, जब मैं अपनी बाइक के ऊपर पीछे बैग बांधता था और सामान पर ख़रीदने भी जाता था, बनाता भी खुद था और डिलीवर भी खुद करता था। तो सफ़र तो ऐसे ही शुरू हुआ। सो सीखना पड़ा सब कुछ। उसको सीखा, स्कूल बनाने में हमें 1 साल लगा। उस स्कूल के अंदर कुछ इक्विपमेंट बने, कुछ मेजरमेंट्स देखी, कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या हो रहा है। और साथ साथ मैंने गैप को स्टडी करना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, लेकिन आप बना रहे थे, मैं बना रहा था स्कूल के लिए वो चीज़ें आप बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं अवेलेबल था। हमारे यहाँ मार्केट का भी एक मसला है, वो कोई नई चीज़ नहीं बनाते, जो बना रहा है बस वही बना रहा है। यार बस ठीक है, मैं बना रहा हूँ ना, मैं किसी नई चीज़ में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उनको फोर्स किया, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा बैकग्राउंड था, कुछ लोगों को जानता था। तो मैंने उनको फोर्स किया। खैर उन्होंने बनाया, किसी ने ज़्यादा पैसे लिए, किसी ने मैनिपुलेट किया, लेकिन चीज़ें बन गई।
जब वो चीज़ें बनी, हमने उसका इस्तेमाल किया और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया प्रॉपर। जब प्रॉपर मैंने पढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया हमारी मार्केट के अंदर, और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कोई भी नहीं काम कर रहा है इसके अंदर। तो ये कहाँ, चाइना से आते हैं? चाइना से आ रहा है, यूएस से आ रहा है। और ये किस किस्म का इक्विपमेंट होता है? ये बेसिकली अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो वो इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट है जैसे आपका बच्चा मोशन सिकनेस है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना हमें थेरेपी को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ थेरेपी प्रोसेस बेसिकली। ठीक है। इसको आसान करने के लिए मैं लोगों को समझाता हूँ कि थेरेपी इज़ अ वैक्सीनेशन। आपको जिस चीज़ से मसला है ना, हम उसी चीज़ से आपका इलाज करेंगे, ठीक है। हम उसी चीज़ से आपको ट्रीट करेंगे। लेट्स से कि आपको हाइट फोबिया है, ठीक है, तो हम किसी ऐसी चीज़ पर आपको खड़ा करेंगे जहाँ आप हाइट फील करो। बीमारी हमारे सामने आएगी, मसला हमारे सामने आएगा, तो हम स्लोली ग्रेजुअली उसका हल निकालेंगे। जब तक वो मसला हमारे सामने नहीं आएगा, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपके साथ मोशन सिकनेस है तो हम आपको स्विंग पे बैठाएंगे। अगर आप सीधी वॉक नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं करते? बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो 2 दिन, बिल्कुल- 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, दिल God, सेटल डाउन। लेकिन बहुत मुश्किल टाइम होता होगा जब वो रिएक्ट करते होंगे। वही सेटल डाउन टाइम कहते हैं थेरेपी में जिसको, वो सेटल डाउन टाइम ही मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। अगर आपने वो सेटल डाउन टाइम गुजार लिया। कट कर रही हूँ आपको, यस, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है हम बच्चों को ऐसे यस, इनकी थेरेपी का? यस, यूएस बेस्ड, Internationally भी? इंटरनेशनल है, और जो है वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, ठीक ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और हमारे उस्ताद भी तो ऐसे ही करते थे। मैंने स्विमिंग कैसे सीखी, मुझे जो है वो फेंक दिया गया था पानी में, भाई तैरते हुए बाहर आ जाओ। हमें तो तैरना नहीं आता था। बोला पानी में जाएगा तो सीखेगा ना, पानी से बाहर तो आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर बच्चे को आपने सीधा चलाना है तो आपको उसको या तो पाथ देना पड़ेगा, या उसको कोई ऐसा बैलेंस बीम देना पड़ेगा जिसके ऊपर वो सीधा चले। उसको डर हो कि अगर मेरा पैर फिसला तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, तभी तो वो सीधा चलेगा, वरना वो सीधा चलेगा कैसे। अगर उसको मोशन सिकनेस है, वो एस्केलेटर पे नहीं बैठ पा रहा, तो हम उसको एक स्विंग में बैठाते हैं और स्विंग को उस मोशन के साथ घुमाते हैं, ताकि पहले उसको वो डर हो आदत हो जाए उसको। और आहिस्ता आहिस्ता उस डर से निकालें। बेसिकली उस बच्चे को आपने उस चीज़ की आदत देनी होती है, और आदत से ही मसला हल होता है। तो ये थेरेपी हो गई। दैट्स इज कॉल्ड थेरेपी, दैट्स इट। ओके, अब आ जाए इक्विपमेंट की तरफ। अब इक्विपमेंट में इसी के अंदर भी हम फिर क्या करते हैं ना, हम स्विंग्स बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के स्विंग्स बनाना शुरू किए कि एक बच्चा छोटा है, उसको कूजी चाहिए होता है, वो अगर उसको हमने स्विंग देना है तो वो ऐसे खुला बैठ नहीं सकता, बड़े सोफा सेट पे नहीं बैठ सकता, तो हमने उसके लिए छोटा स्विंग बनाया। एक बच्चा आ रहा है जिसको कडल की आदत है, ठीक है, तो हमने उसके लिए नेट का एक हैमॉक बनाया कि बच्चा उसके अंदर अपने आप को जकड़ ले, लेकिन उसको स्विंग भी मिले। अब मिसाल के तौर पर बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो या तो आप उसको गोद में लेके दूध पिलाएंगे, या वो जिस तरह पीता है आप उसको उस तरह पिलाएंगे ना। तो स्विंग्स के अंदर इनोवेशन में ऐसे लाया कि अगर इस बच्चे को कडल का बहुत शौक है तो उसको कडल भी करते हैं और उसको स्विंग में भी बैठाते हैं। तो आपने कुछ अपनी मॉडिफिकेशंस की, आपने सिर्फ जो इंटरनेशनल मॉडल थे उन्हीं को रेप्लिकेट किया? हर इंटरनेशनल मॉडल में 10% मेरी जुगाड़ थी। क्योंकि आप देख रहे थे ना, आपको ऐसा पता ही चल रहा था इसको ऐसे बेहतर बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसकी चीज़ें देखना कि ये इसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को कस्टमाइज़ करना मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा, और ये जो इक्विपमेंट है इसको कहाँ से आपने अप्रूव कराया है कि सेफ्टी की वजह से, कि ये सारे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहा है इन्हें? अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो बॉडी इन पाकिस्तान जो मुझे सर्टिफाइड करे। तो आप खुद कैसे इंश्योर करते हैं? बिकॉज आई थिंक यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने ये इंश्योर किया होगा कि जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो कहीं से भी किसी बच्चे को या किसी इंसान को खतरे में नहीं डाल। इनिशियली मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे वो मेरी कुछ थेरेपिस्ट थी जो दोस्त थी, उनको मैंने देना शुरू किया कि आप इसको इस्तेमाल करें और उसका फीडबैक मुझे दें। जो कराची में नाम लेकर लोग उनके पास जाते थे, तो उनको मैंने चीज़ें दी एक एक बनाकर कि आप इसको यूज़ करें, मुझे फीडबैक दें इसमें कहाँ कमी है। तो उस कमियों को फिर मैंने ठीक करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, अगर कोई हादसा होता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि सीलिंग का होके निकल गया, आपकी सीलिंग कमज़ोर थी, कोई स्ट्रैप टूट गया, तो वो तो देखें हर चीज़ में हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन और प्लस इसका एक यूजेज भी है, जब थेरेपिस्ट साथ बैठा होता है तो उसका काम होता है कि इन्वायरमेंट को सेव करे। तो चलती रही चीज़ें और हम चलाते रहे। सो आपने देखा कि ये गैप है और आपने इसको बनाना शुरू कर दिया और फिर आपने अपना बिजनेस, इसको एज अ बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया। यस। और अब आज तक आप माशाल्लाह से बहुत से स्कूल्स में इसको कर चुके हैं और आप इंडिविजुअल्स को भी आप केटर करते हैं कि जैसे अगर किसी ने अपने घर में अपने बच्चे के लिए कुछ इक्विपमेंट कराना हो या कुछ रूम में कराना हो तो वो भी आप बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने क्या किया है कि शुरू में तो ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाकर उसी जॉब के साथ साथ 2019 तक मैं जॉब के साथ अपना काम करता रहा। पर मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उस मदर को जिसने मुझे पहला मौका दिया अपने बच्चे का रूम बनाने के लिए, और उसने एक छोटा सा रूम दिया मुझे और बोला शहरोज़ कैसे था वो? हुआ आपने स्टार्ट कर दिया अपना काम जी, ठीक है। उनको मदर को पता कैसे चला कि आप ये कर रहे हैं? मैं OLX पे चीज़ें बेचना शुरू की।
उस वक्त OLX आ चुका था, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बना के OLX पे बेचना शुरू की, क्योंकि अपने हाथ से बना रहा था तो मार्जिन बहुत अच्छा दिख रहा था, लेबर इंक्लूड नहीं थी, रिकरिंग इंक्लूड नहीं थी, तो मार्जिन बहुत अच्छा दिख रहा था। तो उस अच्छे मार्जिन को मैंने कहा यार मेरे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं न्यूक्लियर हो चुका था, शादी हो चुकी थी, बेगम प्रेग्नेंट हो चुकी थी, एक्सपेंसेस बढ़ चुके थे, सैलरी हाफ हो गई थी, पहले 2 थी अब 1 हो गई थी। तो अब काम को बढ़ाना था, तो मैंने OLX पे काम किया। वो मदर जो है उन्होंने OLX से मुझे रीच किया और उन्होंने बताया कि मैं फला इलाके में रहती हूँ और मेरा बेटा जो है ना वो हेड बैंग करता है, दीवारों पे सर मारता है बहुत ज़्यादा, चलते चलते फिट्स पड़ते हैं, गिर जाता है, उसको बड़ी चोट लगती है। तो हम मैट्रेसेस तो नहीं रख सकते क्योंकि उस पर तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा। तो शेरोज़ कैन यू डू समथिंग? मैंने कहा मैं और आप बैठते हैं, कुछ गूगल करते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उन्होंने बुलाया। आपको पता नहीं था कि मैं क्या सोल्यूशन दूंगा? मुझे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। मैंने कहा मैं आता हूँ, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि हमने सीखा है कि बात करो तो मसला हल होता है। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने बच्चा देखा, मैंने बात सुनी, समझा। फिर 2-3 थेरेपिस्ट जिनको मैं जानता था उनसे मैंने डिस्कस किया कि देखें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीवारों पे फॉर्म लगा दो, ज़मीन पे फॉर्म लगा दो, विनाइल लगा दो, एक आधा स्विंग दे दो, समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कहा पैसे, तो उन्होंने कहा पैसे तो ज़्यादा है नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा कितने हैं आपके पास? बोला मेरे पास तो 30-35 हज़ार रुपये हैं, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है, ये अपने पास रखें, मैं ज़रा निकलता हूँ मार्केट, लेट्स एक्सप्लोर। मैं मार्केट गया, मैंने कबाड़ी बाज़ार एक्सप्लोर किया, मैंने शेरशाह एक्सप्लोर किया। तो मुझे कुछ सस्ते फॉर्म मिल गए जिनको हम दीवार पे आसानी से चिपका सकते हैं, जिसके लिए मुझे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चिपका सकता हूँ। तो मैंने उनसे वो पैसे लिए और 35,000 रुपये के अंदर हमने वो रूम बना लिया। उसका साइज़ कोई 10 बाय 10 का रूम था, छोटा सा, फ्लैट्स में रूम छोटे होते हैं। प्रॉफिट नहीं था, वो एक लर्निंग बहुत अच्छी थी। और मेरी ज़िंदगी पे एक एहसान हुआ, उस मदर ने किया, मेरी ज़िंदगी पे एहसान किया। उन्होंने मेरा और मेरी मिसेस का नंबर एक ऑटिज़म ग्रुप, ऑटिज़म पाकिस्तान के नाम से ग्रुप था, उसके अंदर डाल दिया कि ही इज़ द गाय, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने बच्चे के हवाले से तो ये आपके एनवायरनमेंट को सेट करके देगा, दैट्स सेट। वहाँ से मुझे एक इदारे ने कॉल की, आर यू अ सेंसरी डिज़ाइनर? 2 सेकंड का पॉज लेके आई सेड यस आई एम अ सेंसरी डिज़ाइनर। और मैं जब उनके पास गया, हमने सीखा है, काम खुद सिखाता है उसको कैसे होना है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ विल पावर के साथ चले जाओ, वो काम हो जाता है चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने खुद मुझे पेपर दिए, ये साइज़ है, ये डायग्राम है, इसका ये मकसद है, सब कुछ उन्होंने खुद बताया। मैंने लिख लिया, मैंने कहा कि मेरे 2 डेज़, मैं मार्केट गया, मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे बंदा मिल गया जो उसको बना सकता था। हमने उस इदारे के साथ काम कर लिया, उसके साथ काम किया। जब उनकी ओपनिंग हुई, 4 और लोग आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे एक और जगह बुला लिया, उन्होंने मुझे कहा फिजियोथेरेपी डिज़ाइनर है आप? मैं कहा हाँ मैं वो भी हूँ, आई डू इट। और मैंने उसके साथ काम शुरू किया, मैंने फिजियोथेरेपी बनाया। और वो चीज़ें आप यूँ समझें कि वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब देना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो मुझे बेटी देना चाहता था, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बेटी दे और रिस्क ना दे? मैं नहीं मानता इस बात को। तो उसने रिस्क में बरकत देना शुरू की, और उसने वहाँ से मुझे काम देना शुरू किया कि मैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था। मुझे बाहर से कॉल आई, असल हमारे जो एलीट हैं यहाँ पर, वो अक्सर आपको पता है बाहर का उनका अब्रॉड का नंबर होता है, तो उन पर व्हाट्सअप कॉल्स आना शुरू हुई कि हमें इंस्टीट्यूट बनाना है, हमें इंस्टीट्यूट बनाना है। मैं वहाँ जाता गया और उन्होंने मुझे बताया ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। एक्चुअली में अच्छी बात क्या हुई इसके अंदर, मैं कहता हूँ कि मेरे रब की नवाजिश क्या हुई कि मैं अकेला था, लोगों को पता चला कोई है जो ये काम कर रहा है, तो उन्होंने बुलाना शुरू किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इंस्टीट्यूट। और जहाँ मैं जाता था, काम इतना सा करने जाता था, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाता था, क्योंकि जब वो मेरे साथ मिलते थे, मेरे साथ काम करते थे, इतना डेडिकेटेड है यार, कम से कम यहाँ बैठा हुआ है चारपाई लगा के ना, यहाँ से जा नहीं रहा। और आज भी मैं अपने हर प्रोजेक्ट पे खुद खड़ा होता हूँ। तो शेरोज़ आप इतना अब आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया है, और इतने कितने साल? इट्स बीन मोर देन 5 years। 5 years से कर रहे हैं, तो इसको एक फैक्ट्री के बेसिस पे नहीं सोच रहे आप कि आप इसको कमर्शियल बेसिस पे नंबर्स में आप प्रोड्यूस करना शुरू करें ताकि ज़्यादा एक्सेसिबल हो? एनी रीज़न फंड्स नहीं है या आपने सोचा नहीं है इस साइड पे? अच्छा देखिए, 2 चीज़ हैं। डे 1 से ये कंपनी मेरा घर चला रही है, पहली बात तो ये हो गई। और मेरे साथ साथ 12 और लोग हैं जिनका ये घर चला रही है, तो मैं उनका ना घर रोक सकता हूँ ना अपना घर रोक सकता हूँ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ 12 से आप 200 पे चले जाएं। हाँ, लेकिन 200 पे जाने के लिए ना या तो बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए जो बैकअप पे पड़ी हुई हो, या उन 12 लोगों का आप गला दबा दो, उनके पैसे रोको और उनसे काम करवाओ। ओके। ताकि आपके पास फंड्स जमा हो और आप उसको स्केल करो। क्योंकि एक तो ना ये काम, आज भी मैं कहता हूँ, ये एक चैरिटी काम है। मैं, लोग समझते होंगे कि शायद अगर मैंने शार्क टैंक में बता दिया कि मैंने 4 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया तो मैंने बहुत कमा लिया होगा। नहीं, रेवेन्यू में तो पता नहीं कि प्रॉफिट कितना है। ऐसा ही है, अगर मैं 10% घर लेके जा रहा हूँ तो मैंने साल के अंदर अगर 4 मिलियन कमाया तो उसको कोई अर्निंग तो नहीं कहते। उर्दू में बता दें ताकि मुझे ऐसे लोगों को अगर मैंने एक साल के अंदर 40 लाख रुपए कमाया तो मेरे ख्याल से साल के 40 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं होते।
20-25 लाख रुपए तो घर में चले जाते हैं। नहीं सही बात है, ठीक और है ना? आपके बच्चे तो भी हैं। इसको मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सस्टेनेबल हैं, हम अपने पैरों पर हैं, हम अपना काम खुद कर रहे हैं, हमने अभी तक किसी से फंडिंग नहीं ली है। ठीक है, हम अपने ही पैसे को रोटेट कर रहे हैं, एक वक्त पे 4 प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, तो उन 4 प्रोजेक्ट्स में से फंडिंग्स लेकर एडवांस लेकर हम उसको पूरा कर लेते हैं। कहीं देर सवेर भी हो जाती है, कहीं हादसा भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर आप 200 लोगों के साथ काम करेंगे तो 4 लोग आपके खिलाफ भी होंगे, ये तो माशरे का उसूल है। ऐसा नहीं है कि मुझे मौला अली का एक कॉल याद आ गया, कहते हैं ना कि उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं जिसका कोई दुश्मन नहीं। तो हम मुनाफिक नहीं हो सकते, लोगों के साथ बात ख़राब भी होती है, क्लाइंट्स हैं, काम ख़राब भी होता है, और सारे प्रोफेशनल्स हैं, कहीं हमसे गलती होती है, कहीं उनसे गलती होती है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो बात ख़राब भी होती है, तो कहीं देर सवेर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम एक साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें। करंटली भी मैं 3 शहरों में 5 प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर के अंदर बॉय काम कर रहा है। मैं खुद सवात में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ट्रैवल में खुद करता हूँ, हर प्रोजेक्ट पे खड़ा होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद अपनी नज़रों से देख सकूँ। एटलीस्ट जब तक काम शुरू हो रहा है तो ब्रीफिंग मेरी हो, और जब काम ख़त्म हो तो हैंड ओवर मेरे हाथ से हो। बीच में अगर लेबर काम करती है तो करती रहे। अच्छा, तो कोई किस्सा सुनाए, बीच में एक और कोई केस आया हो जो बहुत मुश्किल हो लेकिन आपने उसका इक्विपमेंट बनाया हो। इक्विपमेंट का जो बाजार है ना, ये नया है, हर बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इफ़ यू आर अ थेरेपिस्ट, आपको लगेगा आप ठीक बना रहे हो, एंड इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मुझे लगेगा मैं ठीक बना रहा हूँ। हम दोनों ठीक हों ये भी ज़रूरी है, और हम ठीक ना हो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कई दफ़ा इंस्टीट्यूट के अंदर, कई दफ़ा, एक बार नहीं कई दफ़ा इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम आया कि वो कहते थे कि यार ये ऐसा होना चाहिए, और मैं कहता था नहीं ये ऐसा होता है। तो वहाँ पर कई दफ़ा इक्विपमेंट वापस भी उठाना पड़ा कि ठीक है हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, पर उसके बाद बैड रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग चलता रहा। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इतना था कि मेरा एक्सपोजर है, देखिए आप पढ़ के आए हैं, मैं बना के आया हूँ, और आपने उन बच्चों के साथ काम किया। ठीक है, मैंने उन बच्चों के साथ काम किया है और मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ, आपने सिर्फ किताब में पढ़ा है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। हाँ, रीडू चांसेस हर चीज़ में होते हैं। बिल्कुल, आप बैठे हमारे साथ, आप हमें बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे करना है, हम करके देख लेते हैं। लेकिन अगर वो ख़राब हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका, मैं उस एक्सपेरिमेंट के दौर से आ चुका। तो अब जो सिनेरियो है वो यही सिनेरियो है कि मैं अब कस्टमाइज ऑर्डर बहुत कम लेता हूँ। ओके, उसकी वजह ये कि अगर मुझे कोई बोले यार एक चीज़ ऐसी मिलती है, आप इसको ऐसा कर दोगे, तो मैं उसको मना कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि उस पर उसका एक्सपेरिमेंट है, मेरा नहीं, तो इसके मेजॉरिटी चांसेस है कि हम फेल हो जाएंगे, और अब जब फेल हो जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। सो लेट्स नॉट डू इट। ठीक है, तो इसी तरह है कि कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जिनके हमें रूम्स बनाने होते हैं, तो उनके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है दीवारों को सॉफ्ट करना। क्योंकि अगर वो 12 साल का है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा आ गई है, वो मुझे भी स्लैब करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा, तो उसके लिए मैंने कमरा कैसा बनाना, और प्लस फिर उसके जो वालिदैन हैं उसको समझाना कैसे है कि इस बच्चे के साथ आपने क्या करना है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदा भी है नुकसान भी है। पेरेंट्स क्या करते हैं, रूम बना दिया, अब वो थेरेपी रूम है, आपने उसको बेडरूम बना दिया, बच्चा सारा दिन उसमें पड़ा हुआ है, आपने किसी भी चीज़ का ओवरडोज कर दिया तो भी तो नुकसान है ना। तो अल्टीमेट हुआ क्या कि हमने रूम बनवाया था, लेकिन हमारा बच्चा तो और एग्रेसिव हो गया। और एग्रेसिव क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसको ओवरडोज दी। तो एक प्रोटोकॉल्स हैं जिस पे मैं हमेशा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप पढ़ें, पहले आप समझें, और उसके बाद फिर आप रूम बनवाएं, किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको एक फैसिनेटिंग चीज़ लग रही है तो आपने बनवा लिया कि आपका बच्चा वहाँ है, आपको टाइम फ्रेम मिल गया, डोंट डू इट, आप वो बच्चा ख़राब कर देंगे। तो शेरोज़ आप ये करते हैं कि कोई डायरेक्टली आपके पास आए, जैसे वो मदर आई थी तो आपने उनको केटर कर लिया, या आप कंसल्टेंट के थ्रू ही आते हैं कि नहीं पहले कंसल्टेंट से कंफर्म करके आएँ सो दैट ये जो केस हुआ है वो अब दोबारा नहीं हो उस तरह का। शुरू में जब काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मेरी गलती है, मैं नहीं पूछता था, क्योंकि उस वक्त काम चाहिए था, उस वक्त काम चाहिए था, आया भी नहीं हो आप, उस वक्त काम चाहिए था, आगे बढ़ना था। लेकिन अब जो भी पेरेंट्स मुझे आता है तो पहले मैं उससे कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से रब्ता करें, मुझे बताएं कि वो क्या थेरेपीज ले रहा है, मेरी थेरेपिस्ट से बात करवाएं, उसके बाद हम आपकी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, या मैं जो आपको चीज़ें भेज रहा हूँ आप पहले अपने थेरेपिस्ट से अप्रूव करवाएं। अगर वो अप्रूव करता है तो फिर हम आपको चीज़ें लगा के देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करके देंगे। अब हम इस फेज़ में हैं, वो कहते हैं ना कि ना बोलना बहुत मुश्किल होता है काम को ना, तो अब हम उस फेज़ में हैं कि हम क्लाइंट को ना बोल सकते हैं। तो अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले अपने थेरेपिस्ट से रब्ता करें। और अब क्योंकि रिपोर्ट्स मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ी हैं तो मैं भी कुछ समझ लेता हूँ, तो मैं पेरेंट्स से कह देता हूँ कि मुझे आप असेसमेंट दिखा दें, मुझे आप बच्चे की मेंटल एज बता दें, मुझे आप उसके बिहेवियर्स बता दें। हम बिहेवियर थेरेपिस्ट, हम सेंसरी थेरेपिस्ट एज वेल, तो मैं कुछ चीज़ों को खुद से कर लेता हूँ, लेकिन विद ड्यू कंसर्न कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो थेरेपिस्ट आएगा माइट भी वो चीज़ों को चेंज करे, क्योंकि वो उसके साथ डेली काम करेगा। लेकिन इनिशियल बेसिक इक्विपमेंट यही है। जीत हमारी ये हो गई है कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स लॉक कर दिए हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाएगी इसी तरह जाएगी।
तो अब उसमें ना वो कॉन्फ्लिक्ट वाला मसला ख़त्म हो गया कि आप भी मंगाओगे तो यही आएगी, सही है, मैं भी भेजूंगा तो यही आएगी। अब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस्तेमाल के अंदर फ़र्क आ सकता है। क्योंकि वो ओवर द टाइम इवॉल्व कर गया ना Yes. बिजनेस, और ये पूरा प्रोसेस इवॉल्व कर गया इस वजह से। ऐसा ही है, वो आप करते रहे, आप सीखते रहे, आप करते रहे, आप सीखते रहे, तो वही वाला सिस्टम था। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इनिशिएटिव है आपके पास कि अगर मैं कुछ सपोर्ट करना, क्योंकि आपने एक एहसास के साथ ये चीज़ स्टार्ट की थी ना, उस वक्त तो कमर्शलिज्म का इतना पता भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली और बहुत कुछ हो गया, बट वो बच्चों के लिए एक एहसास था जिसके साथ आपने ये स्टार्ट किया। तो उसी एहसास के जज्बे को आगे लेते हुए अगर मैं आज कुछ सपोर्ट करना चाहूँ, कोई अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, घराने हैं जिनके बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा इनिशिएटिव है कि मैं या मेरे देखने वाले आपकी मदद कर सकें, या हम किस तरीके से आपके काम में आपकी और मदद कर सकते हैं? क्योंकि ये एक अच्छा काम हो रहा है, अगर इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा तो पाकिस्तान में ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। अच्छा, इसको मैं खैर अपनी कैपेसिटी में तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कभी कमर्शियल कॉर्पोरेट करने का मौका नहीं मिला। आज आपके तवज्जुह से बता देते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट बहुत आती है। तो कुछ क्लास ऐसी है जिसकी ये सकत में नहीं है, ऑफ कोर्स, और बच्चा उसके पास भी स्पेशल है। तो मेरे पास कई ऐसी क्यूरीज आती हैं और उन पेरेंट्स का डेटा मेरे पास मौजूद है। कई ऐसी क्यूरीज आती हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कैसे सेंसरी रूम बनाएं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उस क्यूरी पे मैं सिर्फ उनको दुआ दे सकता हूँ और मैं उनको सब्र की तलकीन कर सकता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि हम कोशिश करते हैं, और एक दो जगह मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल से भी कोशिश की थी कि यार हम किसी को दे दें जो मेरी कैपेसिटी है, कि महीने में 2-4 झूले दे दिए, 2-4 कोई आइटम दे दिए कि यार चलें ये अंडर प्रिविलेज बच्चा, इसके घर पे झूला लगा दो। तो कुछ जो मेरी कैपेसिटी से हो सकता है तो वो तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ, और शायद अल्लाह ताला उसी का सिला दे रहा है, मैं ये समझता हूँ। तो जो लोग करना चाहते हैं वाकई वो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको पेरेंट्स से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकता हूँ, और वो खुद भी पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो मेरी वेबसाइट से खुद प्रोडक्ट ले लें और उनको दे दें, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे थ्रू ही करें। प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि आपके एरिया में कोई स्पेशल बच्चा है, ठीक है, उसकी थेरेपीज़ की वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या वो रूम नहीं बना पा रहे, या वो इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सो यू कैन डोनेट द इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स वो होगा हमारे थ्रू ही, हम ही जाके लगाएंगे, बट यस यू कैन से यस के यार ये फला जगह पर डिलीवर कर दो। जिस तरह आप यूजुअली गिफ्ट डिलीवर करते हैं, इस तरह आप डोनेट करके भी तो इक्विपमेंट डिलीवर कर सकते हैं ना। इट्स ऑल अबाउट योर विल। इंसान करना चाहे तो वो कैसे भी कर सकता है। एंड हाउ कैन वी सपोर्ट यू कि आप जो इक्विपमेंट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए? इज देयर समथिंग दैट डॉलर का बैग रख दें मेरे बराबर में, दिस इज द ओनली सोल्यूशन बेसिकली। सो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि ऑफकोर्स शार्क टैंक जाने का मकसद भी यही था कि आई नीड टू एक्सपैंड नाउ, और मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिस एक प्लेटफॉर्म पे बच्चे को, वालिदैन को और थेरेपिस्ट को, तीनों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिले। यानी उस एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इक्विपमेंट भी मिले, आपको थेरेपीज़ भी मिले, ठीक है, और पेरेंट्स को भी उनके लिए खाना पीना भी मिल जाए कि अगर मेरा बच्चा थेरेपी में गया है तो मैं सुकून से यहाँ रिलैक्स होकर बैठ भी सकता हूँ। सेंटर बनाना चाहते हैं? यस, आप कह सकते हैं कि मैं सोल्यूशन सिटी बनाना चाहता हूँ। सोल्यूशन सिटी बनाना चाहते हैं? यस, मैं सोल्यूशन सिटी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर आपको हर फ्लोर पे अलग फैसिलिटी मिले, और मैं एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको थेरेपिस्ट भी मिले, और उसके साथ साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन इंस्टीट्यूट्स को दिया जाए कि वो अपने डेटा को डिजिटलाइज करें, क्योंकि इस वक्त सारा इंस्टीट्यूट मैनुअल काम कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ पेपर्स बना रहे हैं, वो फाइल्स बना रहे हैं। अगर किसी एक इंस्टीट्यूट में आप जाएं और आप उससे कहें कि 6 साल पहले जो बच्चा आया था आप उसकी प्रोग्रेस दिखा दें, तो उनके पास नहीं है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? दे डोंट हैव अ वीडियोज़, ठीक है, दे डोंट हैव अ गुड सर्विलेंस सिस्टम। उनके पास कोई सॉफ्टवेयर तक नहीं है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाए और पेपर फट भी जाए तो वही कॉपी हमारे पास मौजूद हो। दे डोंट यूज़ इट, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर आपको पता है हर इदारा अगर अपने लिए इंडिविजुअल बनाएगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो व्हाई नॉट क्रिएट अ वन सोल्यूशन जिसमें इक्विपमेंट भी मिले, जिसमें थेरेपी भी मिले, जिसमें थेरेपिस्ट भी मिले, और जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, इसका नाम क्या बताया था आपने? सोल्यूशन सिटी। सोल्यूशन सिटी। सो आज शेरोज़ ने अपनी ख्वाहिशें ज़ाहिर की है। अगर आप में से कोई भी शेरोज़ के इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, इस ख्वाब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के तवस्सुत से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह करे कि आज जो हम ये बात कर रहे हैं इससे आपका जो ये ख्वाब है ये पूरा हो सके, बिकॉज आई थिंक ये इतनी कोई अमेजिंग चीज़ होगी। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं और मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, सो मुझे पता है कि ये उन माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी, बहुत बड़ी नेमत होगी। सो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी और पाकिस्तान के लिए तरक्की में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। सो अगर कोई भी आज इसको सुन के इस चीज़ को इनिशिएटिव लेना चाहे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। दूसरा ऐप बनाना चाहते हैं आप, उस पर भी डिजिटली अगर कोई मदद करना चाहे, और मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक वो लड़के लड़कियां जो सुन रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ना, जॉइन शेरोज़। इंटर्नशिप्स,
volunteer work, I think Sheroz can help, use all the help, right Sheroz? Yep, we can do it, we can do it. So अब do get in touch with him. हमारे नीचे वीडियो के भी डिटेल्स होंगी. Solutions इनकी कंपनी का नाम है, solutions.com.pk. That's the एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. इसके अलावा जहाँ भी हमारी वीडियो जा रही है वहाँ पे शेरोज़ की कंपनी जो है वो टैग होगी, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. और अल्लाह करे कि अल्लाह हमारी नीयत भी अच्छी है, तो अल्लाह इस सारे प्रोसेस से कोई बहुत अच्छा इंशाल्लाह सिला निकाले, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाले, जिस पे हम आज से कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद बड़ी प्राउडली बात कर सकें. एक और सेशन लगा रही हूँ मैं और शेरोज़ और बता रही हूँ कि देखा हमने तब बात की थी. बट सो कमिंग बैक टू आपका वो वाला जर्नी जहाँ पे आपने एम्बुलेंस ज्वाइन की थी, तो कुछ कहानी मैंने सुनी भी है. एंड आई थिंक एक तो जॉब भी बहुत डिफरेंट टाइप की है, लेकिन जस्ट दैट कि मैं सोच भी रही थी कि एम्बुलेंस चलाना और लेकर जाना और वहाँ से किसी की डेड बॉडी उठाना, किसी के करीबी रिश्तेदार को इमरजेंसी में लेके जाना, तो वो एक बहुत ही इमोशनल जर्नी होगा आपके लिए. वो एक इमोशनल के साथ साथ ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरे लिए. मैं अपने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ उसमें. जब 2010 में आशूर में ब्लास्ट हुआ था, मुहर्रम के 10वें मुहर्रम को जब ब्लास्ट हुआ था, सो आई वाज देयर. मेरी ज़िंदगी का वो पहला बॉम्ब ब्लास्ट देखा था मैंने. उससे पहले मैंने कभी कोई इतना बड़ा हादसा नहीं देखा था. हम सिविल हॉस्पिटल के साथ म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से हम निकले थे. वहाँ पर हमारा एक रज़ाकार खड़ा हुआ था एम्बुलेंस के साथ. हमने उसकी ड्यूटी लगाई कि आप यहाँ खड़े रहो, क्योंकि उस पूरे आई चंडीगढ़ रोड का, इमेजिना रोड का कंट्रोल हमारे पास होता था. सो हम वॉक करके आगे की तरफ जा रहे थे, नुमाइश की तरफ. अब अभी हम सिविल हॉस्पिटल तक ही पहुँचे थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, तुम करके. और मुझे नहीं पता था वो ब्लास्ट है. आई थॉट कि सम किस्म का साउंड होगा. और हम एक मोबाइल डिस्पेंसरी पे मौजूद थे, तो हमारे ड्राइवर ने बोला खामोशी के साथ मुझे गाड़ी निकालने दो, वरना यहाँ कुछ हो जाएगा. तो मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ. मुझे कोई बता नहीं रहा था कि ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो मुझे लोग केयर भी करते थे मेरी, क्योंकि वॉज द यंगेस्ट वन. तो बोला नहीं कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ. क्योंकि अचानक जब वो वहाँ पर जंजीर जनी हो रही थी और ब्लास्ट हुआ, तो वो जंजीर जनी तेज़ हो गई. सो आई वाज लाइक कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं वो बात करता हूँ ना, कि मैं हर तरफ लोगों को जंजीर जनी करते हुए देख रहा हूँ. लोग भाग रहे हैं, वहाँ से आग निकल रही है, हमारा ड्राइवर अपनी गाड़ी बचा रहा है, और सब इधर उधर हो गए. और मतलब मेरे लिए ना एक फिल्म नुमा थी कि मैं खड़ा हुआ और लोग आना जाना कर रहे हैं और भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. मुझे नहीं पता था क्या करना. मैं वहाँ से उस जगह जाने लगा जहाँ ब्लास्ट हुआ. लोग पीछे जा रहे थे, मैं उस जगह भागने लगा जहाँ ब्लास्ट हुआ है, कि मैंने कहा जाके देखूँ क्या हुआ है, किसी को मेरी ज़रूरत होगी. और मैं जब वहाँ भागना शुरू हुआ, तो मैंने वहाँ पहुँच के देखा कि सिर्फ आज़ा पड़े हुए हैं, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं था. जो एम्बुलेंसेज हमने खड़ी की हुई थी, वहाँ हमारे बंदे भी नहीं थे. हमारा अपना एक लड़का उसमें शहीद हुआ था, जिसकी सिर्फ अपर बॉडी हमें मिली, लोअर बॉडी मिली नहीं हमें. एम्बुलेंसेज टूट चुकी थी, औज़ा पड़े हुए थे, थप्पियाँ लगी हुई थी, एंड इट वाज लाइक कि कहाँ से शुरू करना है, ऐसी वाली सिचुएशन थी. और इतने में हम खड़े हुए थे, बेहवास बदहवास खड़ा हुआ था मैं. इतने में ईदी साहब की वहाँ से एम्बुलेंस आती है सायरन बजाते हुए, और उन्होंने एक जुमला बोला. वो अपने टिपिकल स्टाइल के अंदर उन्होंने वो जुमला बोला, तुम लोगों को जो है ना वो अल्लाह ने चुना है ये काम करने के लिए, सबकी हिम्मत नहीं होती है. एंड दैट मोमेंट मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई. उसके बाद मैंने इतना काम किया, मैंने कुछ नहीं देखा कि ये आज़ा है, कुछ नहीं देखा ये टांग है, कुछ नहीं देखा ये इंसान है. हमने उनको उठाना शुरू किया, उनको एम्बुलेंस में डाला, और वहाँ से समेटना शुरू किया, गठड़ियाँ बनाई, और सिविल हॉस्पिटल पहुँच गए. सिविल हॉस्पिटल से उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी सर्द खाने में कि अब इनके डीएनए सैंपल्स निकालो, इनके पोस्टमार्टम सैंपल्स निकालो. सो आई थिंक कि वो जो एक मोमेंट था ना, उसने मेरी अंदर की सोल को तब्दील कर दिया. इंसान की ज़िंदगी की हकीकत, मौत, उसका जिस्म, क्या है ये? कुछ भी नहीं है. 2 मिनट लगते हैं, सब ख़त्म. वहाँ से फिर हमने वो किस तरह उन डेड बॉडियों को उठा के, जिनकी शनाख्त नहीं हुई, उनको हमने तदफीन की. रात में अकेले कब्रस्तान के अंदर जाके लाशों की हमने तदफीन की. तो वो जो एक इंसान की जो एक ज़िंदगी है ना, जो ज़र्रा बराबर, वो एहसास समझ में आ गया कि यार तू तो कुछ भी नहीं है. एक सेकंड नहीं लगा. जो यहाँ हंस खेल रहा था, वो अब 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ. उस 2010 के उस इंसिडेंट ने, उसके बाद फिर डेंसोवाल पे आग लगी, जो 12-13 दिन आग चलती रही, हम उसमें खड़े रहे. और फिर जब मैं घर गया तकरीबन 11 दिन के बाद, तो मेरी जो हालत थी वो मुझे ही पता है कि मैं कहाँ सो रहा था, मैं क्या खा रहा था. मुझे ही सिर्फ पता है कि जब मैं वहाँ से गुजरा, तो मेरे इलाके वाले मुझे यूँ देख रहे थे कि कौन खून से भरा हुआ आदमी आया. गर्मी होती है मुहर्रम में, हमारे शहर में तो सर्दी आती नहीं है. गर्मी, खून, बदबू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो सब जब मैंने अपने ऊपर देखी, तो मैं शायद उसके बाद 3 दिन तक मुसलसल मैं सोया रहा था, मैं उठा नहीं था. जब 3 दिन बाद में उठा, तो फिर अब्बा ने बताया कि बेटा तू ऐसे आया था और ये हुआ था. मतलब आई वाज लाइक ए ज़ोंबी.
बस आप एक प्रोसेस में चल रहे थे कि ये करना है। वो आप जब उस चीज़ में चले जाते हो ना तो आपको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। आपकी बात पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इस वक्त लग रही है वो ये है कि इस पूरे काम को हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई डोंट थिंक मैंने कभी एम्बुलेंस जो लोग चला रहे हैं या जो ऐसे हंगामी हालात में लोग आके मदद करते हैं, मैंने कभी उनको तवज्जो दिया है। एंड मैं इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। एंड शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप अपनी जानों पे खेल के, जिनकी जानें चली गई हैं या जो मुश्किल में उनको बचाने आते हैं। आई थिंक मैं एक मोमेंट लूँगी टू रिमाइंड एवरीवन टू रिस्पेक्ट दोज पीपल एंड टू हैव लॉट्स ऑफ दुआस फॉर देम। आपको पता है उन लोगों की कोई मेंटल हेल्थ नहीं होती है, उन लोगों के पास रात को खाने का होगा नहीं होगा ये उनको नहीं पता। जो एम्बुलेंस में काम कर रहे हैं, मैं आपको ज़ख्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल सैलरी होती है, रोज़ के 300-400 कमाने होते हैं उन्होंने, और वो कभी कभार लोगों से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं तो उनकी कंप्लेन भी हो जाती है। उनकी मजबूरी है। इस महंगाई के दौर में कोई कैसे अपना घर चलाएगा जिसको सिवाय एम्बुलेंस चलाने के और कुछ नहीं आता? क्या उसके घर पे बच्चे नहीं हैं? क्या उसके घर में हर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती? हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या उसके घर में आप यूँ समझे बिजली के बिल नहीं आते जिसकी वो अक्सर हमारे सामाजिक कारकुन दिखाते हैं कि 30,000 रुपये सैलरी है, घर चलाएगा कैसे? तो मुझसे किसी ने पूछा था, यार ये ईदी ड्राइवर्स को और ये एम्बुलेंस ड्राइवर को थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती? मतलब इनको पता ही नहीं थेरेपी होती क्या है, सही बात है। इसीलिए इनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अपने आप को खुद हील करते हैं, खुद ही जागते हैं, खुद ही सोते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। फिर जब 4 साल लाशें उठा ली तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि अब क्या मैं ज़िंदगी भर लाशें उठाता रहूँगा? व्हाट्स नेक्स्ट? तो फिर मैं खैर ईदी साहब को मैंने वहाँ से रुखसत किया, मैंने छोड़ा ईदी साहब का इदारा और फिर मैंने कुछ ब्रांड्स ज्वाइन किए, कुछ ब्रांड बनाना सीखे, कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया था, बैचलर्स हो गया था, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही थी, एक्सपोजर आ गया था। तो कुछ एक्सप्लोर किया, ब्रांड्स के साथ काम किया, कुछ मीडिया के साथ भी काम किया, तो एक नया एक्सपोजर मिला। और वो करते 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 यूँ समझें कि हम जंप इन किया हमने 2016 में, जिसमें बड़ा एक्सपीरियंस था। पिछले 12 से लेकर 16 के जो 4 साल थे वो भी रोलर कोस्टर ही थे। उसमें जॉब स्विच हो रही थी, उसमें फील्ड स्विच हो रही थी, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो उन चीज़ों को समझने में टाइम लगा। फिर 2016 में जब मैं स्कूल में पहुँचे तो वहाँ एक ये कहते हैं आह मोमेंट, वो आह मोमेंट फिर आया और मुझे समझ में आया कि अब मैंने क्या करना है। वो कहता है ना कि ज़िंदगी का मकसद आपको मिल जाए, वो बहुत कम लोगों को मिलता है और ये मेरे अल्लाह की तरफ से ही मिलता है, ये कोई बना नहीं सकता। आप अगर अपनी तरफ से कोई मकसद बना रहे हैं तो शायद कुछ अरसे बाद बोर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको ज़िंदगी का कोई मकसद दे दे तो फिर आप कभी बोर नहीं होंगे उससे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक छोटा लड़का था, पहली दफ़ा सेंटर में ये वो स्कूल है जहाँ पे आप एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रहे हैं? बिल्कुल, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल है। यस, ठीक है। उस स्कूल के अंदर मैं बैठा हुआ था तो एक बच्चा आया जो कि पहली बार असेसमेंट के लिए आ रहा था। ठीक है। और फ्रॉम द नोवेयर, आई डोंट नो कि उसको क्या दिखा मेरे अंदर, और वो सीधा मेरे पास आया और उसने मुझे हक किया। अच्छा। और मैंने जब उसको हक किया, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उसको हक किया और मैं थोड़ी देर तक उसको हक करके फील करता रहा। मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा है मुझसे, क्योंकि वो नॉन वर्बल था, वो बात नहीं करता था बच्चा। पीछे से उसकी मदर आई, अल्लाह करे वो सुने इस वीडियो को तो वो मुस्कुराएंगी अपनी जगह पे। पीछे से उसकी मदर आई, वो कह रही हैं कि मैंने उससे पूछा, मैंने इसको क्या हुआ है? बोला आपको पता है इसने क्यों हक किया आपको? मैं क्यों? बोला क्योंकि आप इसके फादर से रिजेंबल कर रहे हैं। दैट्स इट। कहा ओके। फिर वहाँ से ना मेरी उस बच्चे के साथ एक रूटीन शुरू हुई। रूटीन ऐसी शुरू हुई कि वो सेशन लेने से पहले मेरे पास आता था, हक करता था, मैं उसको चॉकलेट देता था और उसके बाद फिर वो चला जाता था। फिर मैं घर जाके, क्योंकि न्यूक्लियर हो चुका था मैं, और मेरा घर एक जंगल के अंदर ही था क्योंकि छोटा सा मैंने पेंट हाउस लिया था, इधर भी जंगल था, इधर भी जंगल था, सामने भी कोई घर नहीं था, तो मैं अकेला रात में बैठता था और थोड़ा सा सूफ़ी पसंद करता हूँ, तो उस माहौल को बना के मैं बैठा करता था और अपने आप से सवाल करता था। इतना एक्सपीरियंस दे दिया, इतना रगड़ा लगवाया, इतनी मारें खाई, किस इलाके से उठा के कहाँ पहुँचा दिया, घर से निकाल दिया, मोहब्बत की शादी हो गई, अकेला बैठा हुआ हूँ, बेगम प्रेग्नेंट है, अंदर सो रही है, नौकरी कर रहा हूँ, पैसे की ज़रूरत है, अब करूँ कैसे? ये मेरा सवाल होता था डेली। तो मैं सिर्फ रोज़ रात मतलब उस वक्त आप फाइनेंशियली अपने आप को आगे ले जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और आप सोचे थे मैं क्या करूँ, मकसद क्या है और कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल। वो क्यों नहीं मिल रहा था कि अब मैं कैसे करूँ? जॉब पे सैलरी नहीं बढ़ रही, ठीक है, जॉब अगर स्विच करता हूँ तो मिलेगी, पता नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी मिल जाएगी, ये सारे सवालात मेरे अंदर चल रहा था। तो रोज़ रात को जब ऑफ हो जाती थी तो मैं घर जाके बाहर टेरेस पे बैठ के यही सोचता था कि अब क्या करना है। और फिर मेरी दोस्ती हुई दीन से, दीन से दोस्ती हुई। मैंने कससुल अंबिया पढ़ना शुरू किया, मैंने सीरत नबी पढ़ना शुरू की, मैंने थोड़ा सा सूफीज़म पढ़ना शुरू किया और चीज़ों को थोड़ा सा नेचर को समझना शुरू किया कि ये कैसे रगड़ा लगता है, कैसे चीज़ें होती हैं, आप कैसे पहुँचते हो और उस पूरे सिस्टम के अंदर से आपने वो क्यों कैसे निकालना होता। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और ये चीज़ें खुद ब खुद आई दिमाग में, मुझे किसी ने बताया नहीं। तो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार वो जो बच्चा था ना, वो तेरा टर्निंग पॉइंट था। अब खोज लगा,
मैंने खोज की, जब खोज की तो मैंने नज़म लिखी कि मेरी अपनी एक ही दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ मैं। तो जब वो पहली नज़म मैंने कुछ पेरेंट्स को सुनाई तो वो रो पड़े और उन्होंने बोला यार ये तुमने कैसे लिखी, तुम्हारे तो कोई औलाद स्पेशल नहीं है। मैंने कहा नहीं है। तो बोला वो जो उसने हक किया था ना, वो कुछ कहना चाह रहा था मुझसे जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उस नज़म ने बहुत सारे पेरेंट्स को समझाया कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, और उस नज़म ने मुझे समझाया कि ये बच्चा मुझसे कहना क्या चाहता है। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि शहरोज़ हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट नहीं है, शहरोज़ हमारी ज़िंदगी में लग्जरी नहीं है, शहरोज़ हमारी ज़िंदगी में कलर्स नहीं है, शहरोज़ लोग हमें कमरे में बंद कर देते हैं यार, शहरोज़ लोग हमें ना बहुत अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लोग हमें जन्नात कह देते हैं यार, लोग हमें दुत्कार देते हैं यार, जब मेहमान आते हैं ना तो मेरे घर वाले मुझे बंद कर देते हैं। उस बच्चे ने मुझसे ये कहा और मेरी रूह खोल गई जब मैंने ये सुना ना, और मैंने जब ये समझा कि यार ये तो वाकई गलत हो रहा है कि कैसे कोई अपने बच्चों के साथ इस तरह कर सकता है। अगर वो 4 साल तक नहीं बोल रहा तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो खुद बोलेगा। बच्चा 1.5 साल में बोलना शुरू करता है। एवरीबडी नोज द माइलस्टोन। आप 4 साल से अपने बच्चे को निग्लेक्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपके घर में बहुत बच्चे हैं। तो यार नहीं करते ना पैदा। आप एक इंसानी जात ज़ाया कर रहे हो, आप एक जनरेशन ज़ाया कर रहे हो। खासकर लड़कों में एचडी ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता? लड़कों में ऑटिज्म ज़्यादा पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि आप एक जनरेशन बर्बाद कर रहे हो। वो लड़का जिसने आगे चल के आपका खानदान चलाना है, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हो। यार नहीं पढ़ो डिग्री के पीछे, वो नहीं कर सकता आप डिग्री, आप उसको खाना खाना तो सिखा दो। आप कह रहे हो मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा, नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसको एक अलग सलाहियत से पैदा किया है, वो अलग सलाहियत को देख लो वो क्या कर सकता है और उसको शेप कर दो और उससे वही करवाओ जिसके लिए वो पैदा हुआ है। उसको भेड़ चाल में ना चलाओ, वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं अक्सर पेरेंट्स को समझाता हूँ कि आप उसको भेड़ चाल में मत चलाओ। आप कहते हो मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, आप उसको नॉर्मल देखना तो शुरू करो। आप देखते हो उसको नॉर्मल? सर आप उसको नॉर्मल देखते नहीं हो, आप कैसे कह सकते हो मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा? आप उसको स्पेशल कहते हो? क्या आप उसको स्पेशल ट्रीट करते हैं? स्पेशल तो वो होता है ना जब हमारे घर में कोई आता है, हम अच्छी क्रॉकरी निकालते हैं, हम सोफे साफ करते हैं, हम नया कारपेट बिछाते हैं, दैट्स एन स्पेशल ना। उस गरीब को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, तो वो स्पेशल कैसे है? वो तो नॉर्मल से भी नीचे फेंक दिया आपने। तो ये बहुत बड़ा, इसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा है ये सोसाइटी का, जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। और आने वाले वक्तों में जिस तरह ये रेशो बढ़ रहा है, आज 108 में 4 हैं, कल 108 में 10 हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? और आने वाले 50 साल के बाद अगर ये हमारे बराबर खड़े हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? डू यू हैव एनी प्लान फॉर द प्रिवेंशन? नो, वी आर ओनली मैनेजिंग, दैट्स इट। आई थिंक मैनेज भी शायद नहीं कर रहे हैं। हमारा मसला है कि जब कोई चीज़ आती है तो हम मैनेज करते हैं, प्रिवेंशन पे तो काम ही नहीं करते हैं। हमारे कल्चर नॉर्म्स ही नहीं है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। एक इंसान की ज़ात आप ख़राब कर रहे हैं। पहले जहाँ मैं था वहाँ मैं जिस्मानी अब्यूज़ देखता था, अब जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं दिमागी अब्यूज़ देख रहा हूँ। वो कहना कुछ चाह रहा है, आप कर कुछ रहे हैं, उसको चाहिए कुछ, आप दे कुछ रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं, उसको खुद समझना नहीं चाह रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग अ मेस इन द सोसाइटी। उधर से आपको डायरेक्शन मिली कि मैं ये करना चाहता हूँ। यस, मुझे लगा कि यार किसी को तो ये बोलना पड़ेगा। और आज अल्लाह ताला ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरी बात में वो वज़न दिया, मुझे ये हिम्मत दी, तो मैं आज बोल रहा हूँ। अगर 5 साल पहले मैं ये बात करता तो शायद लोग कहते चल भाई आगे बढ़। अब आपके पास एक पूरा सॉलिड सिस्टम है ना, जिसकी बेसिस पे खड़े होकर आप कह सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं, एक और मज़े की चीज़, लोग मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हारा तो बच्चा स्पेशल नहीं है, तुम इतना काम क्यों करते हो? इसका जवाब मुझे पिछले हफ्ते मिला। क्या जवाब मिला? अल्लाह ताला ने मुझे हज़ारों नहीं लाखों बच्चे दिए हैं जो स्पेशल हैं, जिनके लिए मैंने काम करना है। बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन अगर वो मेरे बच्चे को स्पेशल कर देता ना तो शायद मैं अपने बच्चे को सेंटर्ड बनाता और मैं इतना काम नहीं कर सकता था, फिर मैं उसी के पीछे लग जाता। आजकल बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, आपके जितने भी फाउंडर्स हैं वो सब पेरेंट्स हैं। उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, अपने आप को डिग्री ली और वो अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा भी स्पेशल होता तो मैं शायद इनकी फहरिस्त में होता, लेकिन मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे कहा भाई ये तेरे बच्चे हैं सारे और इनके लिए अब कुछ करना है, जितनी तेरी औकात है, जितनी तेरी सकत है, तो कर देने वाला मैं बैठा हूँ। और दैट्स हाउ यू स्टार्टेड सॉल्यूशन। That's how I started. अल्लाह आपको बहुत अजर दे, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे इस सारे में, और अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे। आमीन। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब मैंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड
जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो इवॉल्व होता है, बेहतर होता है। तो आज अगर आप 90% क्वालिटी की चीज़ बना रहे हैं, उसको 120% पे हम कैसे ले जा सकते हैं। हम में से जो कुछ कर सके, मुझे इस वक्त नहीं आइडिया आ रहा शेरोज़ के लिए, आई थिंक वी शुड जॉइन हिम, एंड जितनी हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके वो हमें करनी चाहिए। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, माशाल्लाह से जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं उसको नज़र में रखते हुए आपकी इंग्लिश, आपकी अदायगी, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे, कैसे किया आपने ये? अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़लालत उठाई मैंने, ज़बान की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से। लोग बहुत हकीर समझते थे। तो फिर जब आपने किसी जगह पे जाना होता है तो उनकी तरह होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं ना कि भेड़ों के बीच में अगर आपने छुपना है तो आपने भेड़ का लिबादा ओढ़ना पड़ेगा, वरना आपको लोग पहचान जाएंगे। सो इफ़ यू वर्किंग फॉर द सोसाइटी, और जो सोसाइटी की बेसिक चीज़ें, बेसिक टूल्स हैं, एक तरखान के पास अपना औजार नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो मेरे पास अपने औजार होना चाहिए, और वो औजार ये तमाम चीज़ें जिसके बारे में आपने बोला, तो इन सबको मैंने सीखा है। इंग्लिश सीखी आपने? इंग्लिश सीखी तो ऐसा सच नहीं है, जो भी नेटफ्लिक्स ने सिखा दिया वो सीख दिया। लोगों के साथ बैठा बहुत हूँ, उनके साथ बात बहुत की, और कभी हेजिटेशन नहीं रही। अगर आप कोई इंग्लिश में बात करेंगे और मुझे समझ में नहीं आएगी तो मैं उस पर कोई गलत जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछ लूँगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करें। रिसेंटली अभी हुआ था, आगा खान ने को बहुत ही गाढ़ी इंग्लिश भेज दी थी मुझे ईमेल में, मैंने उनको नीचे लिख दिया, मैंने सर इसको थोड़ा सा आसान करके भेज दें, मुझे समझ में नहीं आया। और इसके अंदर ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं समझूंगा नहीं तब तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप अंग्रेजी में बात करें, मुझे अंग्रेजी अगर नहीं आ रही तो मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं उर्दू में आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि शायद मैं बेहतर समझा सकूंगा। डोंट प्रिटेंड टू बी समवन, बी योरसेल्फ। जो आप हैं वो आप बहुत अच्छा। शिरोज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आने का, और एक हम सबको भी एक एहसास दिलाने का कि एक नज़म है, एक ही है और भी लिखी हुई है? नहीं, मैंने वो एक ही के डिफरेंट पार्ट हैं। कुछ जो आपने पहले कहीं नहीं सुनाया वो हमें अगर सुना। मैं आज क्योंकि वो सिचुएशन हमारी थोड़ी सी इमोशनल है तो उसका एक इमोशनल पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ मैं। आज इस भरी महफिल में एक पैगाम लेकर आया हूँ। किसी से कुछ वादे, किसी से कुछ कस्में, और किसी से महज आसरा चाहता हूँ। किसी से वादे, किसी से कस्में, और किसी से महज आसरा चाहता हूँ। बड़ी आम सी ज़िंदगी जीता हूँ मैं, बड़ी आम सी ज़िंदगी में जीता हूँ मैं। अब एक आलीशान मौत चाहता हूँ, एक आलीशान मौत चाहता हूँ। मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ मैं। मेरी अपनी दुनिया है और अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। थैंक यू। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। थैंक यू शिरोज़, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, एंड अल्लाह आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, हर चीज़ में कामयाबी दे। थैंक यू सो अपना मच। मिशन जारी रखें आगे, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू सो मच। जब आप अपनी सोल्यूशन सिटी का इफ्तिताह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अप्रोच किया फ्रॉम द नोवेयर, यू कॉन्टेक्टेड मी, और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेज दिया। कहानी इतनी इंस्पायरिंग थी कि इट वाज वेरी फनी। शार्क टैंक में देख रही थी और मैं इंटरनेट पे जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे देखा। अब मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, अब उस पर आया, वो इंस्टाग्राम पे आता है ना कि ही कैन नॉट गेट दिस मैसेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा अच्छा ये तो पढ़ेंगे नहीं मेरा मैसेज। फिर उस पर कॉन्टैक्ट नंबर था जिस पे आई थिंक क्वेरीज के लिए मैंने फ़ौरन उधर मैसेज किया और शेरोज़ ने जवाब दिया। मैं जवाब मैं सारे खुद देता हूँ, क्योंकि कोई इतना ट्रेन अभी तक हुआ नहीं है कि वो मेरी क्यूरीज के जवाब दे सके। मैंने कहा जस्ट इन केस कोई असिस्टेंट या कोई भी हो तो मैंने कहा मैं उससे शेरोज़ को ढूंढ लूँगी, बट मैंने कहा असिस्टेंट वाले लेवल पे अभी तक पहुँचे नहीं है। बहुत जल्द पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह उन लोगों को मेरे साथ मिलाए जो इस कॉज को अपनाएं, क्योंकि सैलरी पे लोग आते हैं, आपको पता है, उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होती। जब तक कॉज आप नहीं डाल सको वो काम नहीं होता। ये कॉज ही था जो मैं सवाद से ड्राइव करके यहाँ पहुँचा हूँ। ये कॉज ही बाय द वे ड्रिवन ऑल द वे फ्रॉम सवाद। और ये हो रहा था, मैं बस इतनी दूर हूँ, कराची एंटर होने वाला हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ अब आपके ऑफिस से। सो ये कॉज ही है, और ये अल्लाह ताला करवाता है, इंसान के बस की बात नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप अकेले निकल जाओगे, आप ऐसी रात में उठ जाओगे, निकल जाओगे कि यार मैं गिलगित जा रहा हूँ, मैं स्कर्दू जा रहा हूँ, मैं सवाद जा रहा हूँ। दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। इस्लामाबाद तो मैं ऐसे जाता हूँ जैसे हैदराबाद जाते हैं बाय रोड। तो ये सब चीज़ें मेरे अल्लाह ने कराई है। रास्ते के अंदर ना कोई तकलीफ़ आनी, ना कोई मामलात होना, ये सब मेरा अल्लाह करता है, क्योंकि नीयत साफ़ है। बिल्कुल। और किसी मकसद पे जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं भी देता, ठीक है यार, अल्लाह आपको अजर देगा, भाई आप रख लो, आपकी खैर होती है, हम देख लेंगे हमने क्या करना है, कोई मसले की बात नहीं है। क्या लाए थे? मुझसे लोगों ने कहा 20% इक्विटी दे दी। मैंने कहा यार मैं क्या लाया था, ये 80% मेरा 100% है, मैं ठीक हूँ उसके अंदर, मुझे ज़रूरत नहीं है। लालच इंसान को ख़त्म कर देती है।
आप क्या लाए थे आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था ना, तो ग्राउंड जीरो। और आज अगर मिलियंस हैं तो वो कहाँ से आए? उसने दिए ना, वो फिर ले लेगा जब उसकी मर्जी होगी, और फिर दे देगा। फिर दे देगा जब उसकी मर्जी होगी। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं उसके बारे में सोचूं क्यों? मैं उसके बारे में इतनी फिक्र करूं क्यों जो मेरे बस में नहीं है? सही बात, मेरी तो ये औकात ही नहीं है कि मैं इसको ख़त्म कर सकूं जब तक वो इजाज़त ना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इतना क्या है सोचना? चलने दें, चलने दें। और इसी बात पे हम शायद उसको खुदा हाफिज़ कहेंगे, एंड वी विल विश हिम ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ दुआस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।